अच्छा, भारत का नक्शा तो हम सबने देखा है ना? राज्यों और शहरों की सीमाओं वाला नक्शा। लेकिन आज हम उस नक्शे के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि उसके नीचे छिपी एक कहानी को पढ़ेंगे। एक ऐसी कहानी जो करोड़ों साल पुरानी है और जो भारत की चट्टानों, पहाड़ों और मैदानों में लिखी है। ये कहानी है टूटते हुए महाद्वीपों की, एक जबरदस्त टक्कर की, और हाँ, उन नदियों की जिन्होंने लाखों साल तक बिना थके मेहनत करके आज के भारत को तराशा है। तो तैयार हैं? चलिए सीधे जमीन से ही पूछते हैं उसकी अपनी कहानी, उसकी अपनी आत्मकथा। हर बड़ी कहानी का एक हीरो होता है ना? तो हमारी इस भूवैज्ञानिक कहानी का सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे अहम किरदार वो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। अब ये जमीन का कोई आम टुकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की नींव है, सबसे पुरानी, सबसे मजबूत। पता है, ये कभी गोंडवाना लैंड नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। शेप में ये ट्रायंगल जैसा है और देश का लगभग आधा हिस्सा यही है। और इसकी चट्टानें, अरे वो तो पृथ्वी की शुरुआती चट्टानों में से हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये हिस्सा जियोलॉजिकली बहुत ही शांत है। मतलब यहाँ ना तो बड़े भूकंप आते हैं, ना ही ज्वालामुखी फटते हैं, एकदम स्थिर। इस पुराने पठार के ना दो अलग अलग रूप हैं, समझिए, दो पर्सनालिटी हैं इसकी। एक तरफ है दक्कन ट्रैप। ये बना है करोड़ों साल पहले हुए जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोटों से, और इसी के लावा से बनी है वो मशहूर काली मिट्टी जिसमें बेहतरीन कपास उगती है। और फिर दूसरी तरफ है छोटा नागपुर का पठार। इसे तो भारत का रूर भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये खनिजों का खजाना है। कोयला, लोहा, मैंगनीज, सब कुछ यही है जो हमारी इंडस्ट्री को चलाता। तो अभी तक कहानी शांत चल रही थी, है ना? एक स्थिर पुराना पठार। लेकिन अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसा टकराव, एक ऐसी टक्कर जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। और इसी टक्कर से जन्म हुआ हिमालय का। तो हुआ ये कि करोड़ों साल पहले हमारी इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हो गई, और फिर उसने शुरू की एक लंबी, बहुत लंबी यात्रा उत्तर की तरफ। बीच में था एक विशाल समंदर, टेथिस सागर। और सुनिए, ये कोई धीमी सुस्त यात्रा नहीं थी। जियोलॉजिकली स्पीकिंग, ये एक सुपर फास्ट जर्नी थी, करीब 15 सेंटीमीटर हर साल की रफ्तार से। और इसका डेस्टिनेशन वो था यूरेशियन प्लेट से टकराना। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार था, महाटकराव। जैसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से भिड़ी, बीच में जो टेथिस सागर था वो दबने लगा, सिकुड़ने लगा। आप सोचिए, दो गाड़ियों की टक्कर में बीच में फंसी कोई चीज कैसी मुड़ जाती है। बस वैसे ही सागर की जमीन पर मौजूद चट्टानें कागज की तरह मुड़ गईं और ऊपर उठती चली गईं। और बस इसी जबरदस्त घटना से जन्म हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे जवान पहाड़ों का, हमारा हिमालय। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये टक्कर आज भी चल रही है। जी हां, इसी वक्त इंडियन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, और इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ जाती है। मतलब हिमालय एक जीवित पहाड़ है जो आज भी बड़ा हो रहा है। अब जब हम हिमालय के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक बड़ी सी बर्फीली दीवार आती है ना? पर असल में ये एक दीवार नहीं है, ये तो 4 पैरेलल रेंजेस का एक पूरा सिस्टम है। सबसे ऊपर है ठंडा बर्फीला रेगिस्तान, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिर आता है ग्रेट हिमालय, जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं। उसके थोड़ा नीचे आएं तो मिलती हैं खूबसूरत घाटियां, जैसे कश्मीर, कुल्लू, ये सब मध्य हिमालय का हिस्सा है। और सबसे आखिर में सबसे नई जो रेंज है वो है शिवालिक। तो हिमालय का जन्म हो गया और भारत का भूगोल हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस एक बड़ी घटना के बाद कई और चीजों का बनना शुरू हुआ। अब बारी थी नदियों, तटों और द्वीपों की। देखिए, जब हिमालय ऊपर उठा तो उसके ठीक दक्षिण में एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। फिर क्या हुआ? हिमालय से निकलने वाली नदियां, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब अपने साथ लाखों टन मिट्टी और गाद लेकर आईं और करोड़ों साल तक इस गड्ढे को भरती रहीं। आप इसे नेचर का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कह सकते हैं। और इसी प्रोजेक्ट का नतीजा है हमारा विशाल और उपजाऊ उत्तरी मैदान। अच्छा, अब जरा समुद्र के किनारों यानी हमारे तटों की बात करते हैं। भारत के दोनों तटों की कहानी ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ा संकरा और कटा-फटा सा है,
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां जमीन धंस गई थी और इसी वजह से वहां मुंबई जैसे नेचुरल पोर्ट्स बन पाए। लेकिन अगर आप ईस्टर्न कोस्ट को देखें तो वो चौड़ा और सपाट है। ये जमीन के ऊपर उठने से बना है और यहीं पर महानदी, गोदावरी जैसी नदियां अपने बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि थार रेगिस्तान की रेत के नीचे एक समंदर की कहानी दफन है? जी हां, सुनने में अजीब लगता है पर यह सच है। ये पूरा इलाका कभी उसी ठेथिस सागर का हिस्सा था जिसके सिकुड़ने से हिमालय बना था, और इसका सबूत वो आज भी मौजूद है। राजस्थान की सांभर जैसी खारे पानी की झीलें, उनका नमक उसी पुराने समंदर की याद दिलाता है। और आखिर में बात करते हैं हमारे द्वीपों की। यहां भी दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक तरफ है अंडमान और निकोबार। ये द्वीप बने हैं ज्वालामुखी की आग से। असल में तो ये हिमालय का ही डूबा हुआ हिस्सा है। भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी भी तो यही है। और फिर दूसरी तरफ है लक्षद्वीप। इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये किसी ज्वालामुखी से नहीं बल्कि मूंगे यानी कोरल से बने हैं। लाखों छोटे छोटे समुद्री जीवों ने लाखों साल लगा के अपने कंकालों से इन्हें बनाया है ना कमाल? तो पठार से लेकर पहाड़ तक और मैदानों से लेकर द्वीपों तक हमने देखा कि भारत का हर कोना अपनी एक अलग ही कहानी सुनाता है। लेकिन एक ऐसी किताब है, एक ऐसा महाकाव्य है जिसका आखिरी पन्ना अभी लिखा नहीं गया है। ये कहानी आज भी चल रही है। एक बार फिर से इस नक्शे पर नजर डालिए। ये हमारी पूरी कहानी का सार है। सोचिए जरा, एक ही देश में आपको धरती के सबसे पुरानी चट्टानें भी मिलेंगी और दुनिया के सबसे जवान पहाड़ भी। एक तरफ देश का पेट भरने वाले मैदान हैं तो दूसरी तरफ आग से बने ज्वालामुखी द्वीप। ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, यही तो भारत की असली भूवैज्ञानिक पहचान है। और जैसा मैंने कहा, यह कहानी खत्म नहीं हुई है। जिन ताकतों ने भारत को बनाया वो आज भी एक्टिव हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है, हमारी नदियां आज भी नए मैदान बना रही हैं और हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन की प्लेटें लगातार सरक रही हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें तो याद रखिएगा कि ये जमीन स्थिर नहीं है। ये एक जिंदा चीज है जो बदल रही है। हम इस धरती के करोड़ों साल लंबे इतिहास के बस एक छोटे से पल के गवाह हैं। ये महाकाव्य आज भी लिखा जा रहा है और हम सब इसके किरदार हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा?